So, welcome students. Let us see what we studied in electricity in our previous 3 videos. The first video, पहला video में we learned that about charges. That charges are of two part. Charges mainly are constituted in a body or happen in a body because of these two fundamental particles present in atoms. That is the protons and the electrons. They are equal in number in a neutral body, but due to some transfer taking place of the electrons, a body can be charged. That is what we learned. And we learned that the magnitude of charge E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. So this is what we studied in the first video. Then by simple multiplication we can find out the type of charge. We can find out the magnitude of charge by simply multiplying this by the number of charges concerned. This is what we learned. And then if a body becomes positive charge, then we have to take out electrons. हमें इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, और अगर किसी बॉडी को हमें नेगेटिव चार्ज देना है तो हमें इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे. और n का वैल्यू भी निकल सकता है. अगर आपको कितना चार्ज देना है ये पता करना है, 2 कूलम, तो 2/e कर देंगे तो n इज इक्वल टू q/e के फार्मूला से निकल जाएगा. तो पहले चैप्टर में बेसिकली फार्मूला भी था मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के बारे में, और जो प्लस और माइनस का साइन है वो आप अपने कॉमन सेंस से दीजिएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज होगा. ये दिस वाज समथिंग वेरी सिंपल, अ सिंपल मल्टीप्लिकेशन, दो दिस फैक्टर इज मैथमेटिकली लिटिल लार्जर, बट इट्स अ सिंपल मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस और maybe division involved when number of electrons are asked. Then we moved on to the second part where we can say that the body, when they get charged, then they have the potential to attract or repel other charged bodies. So when you attract or repel, you may cause movement of electrons. If you provide away and if you are attracting somebody, that particular thing will come towards you. So same way, we learnt about potential first. We framed a definition that it is the amount of work done to bring 1 coulomb of charge from infinity to a point A. ये हम लोगों ने सीखा कि अगर A का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इसका मतलब क्या है, तो 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से A तक लाने में जो काम करते हैं वो 10 जूल होगा. और अगर इन्फिनिटी से B तक लाने में हम लोगों ने 16 जूल का काम किया तो वहाँ का पोटेंशियल 16 वोल्ट होगा. इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा. अगर हम प्रोटॉन को यहाँ छोड़ देते हैं वो 6 वोल्ट से 10 वोल्ट की तरफ ट्रैवल करेगा. यानी वी कैन मेक चार्ज मूव. बड़ा सिंपल थ्योरी है कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दें तो प्रोटॉन्स जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ भागेंगे. इसका दूसरा मतलब क्या निकलता है? इसका दूसरा मतलब ये निकलता है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ भागेंगे. दे विल गेट अट्रैक्टेड. सो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी लर्न, इजंट इट चिल्ड्रन? सो फिर हम लोगों ने फार्मूला भी समझ लिया कि अगर मान लीजिए कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है तो 1 कूलम चार्ज को A से B तक ले जाने में 6 जूल काम कर रहे हैं. तो अगर हमको 10 कूलम चार्ज ले जाना है तो 10 × 6 यानी पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज इन कूलम करेंगे तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन निकल जाएगा. हम अगर पूछ दें यहाँ से, आपको बड़ा सिंपल सा, कि यहाँ से यहाँ तक 20 कूलम चार्ज को ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा, तो 1 कूलम को ले जाने में 16 - 10 दैट इज 6 जूल्स काम करना पड़ेगा. तो 20 कूलम को ले जाने के लिए 20 × 6, तो यानी फिर सिंपल मल्टीप्लिकेशन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज इन कूलम. ये हम लोगों ने न्यूमेरिकल पार्ट भी पढ़ा, और इसीलिए पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट तो होता ही है, लेकिन V अगर यहाँ फार्मूला के साथ थोड़ा सा खेले हम लोग तो V इज इक्वल टू W/Q, यानी जूल्स पर कूलम भी पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होगा. तो दिस इज वेरी सिंपल. फिर वीडियो 3 में हमने बताया आपको कि इस थ्योरेटिकल पार्ट को हम लोगों ने कैसे कन्वर्ट कर दिया प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. तो किया क्या कि एक सिंपल वोल्टाइक सेल का कॉन्सेप्ट आपको हमने दिया कि कॉपर और जिंक प्लेट ले लेते हैं और यहाँ पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, H2SO4,
और फिर अगर आप इसको नहीं समझे हैं तो वीडियो 3 में को फिर से चला के देखिए कि मैंने क्या बताया कि H2SO4 ब्रेकअप करेगा आयंस में, सल्फेट आयंस में और हाइड्रोजन आयंस में। सल्फेट आयन बाई नेचर जिंक के तरफ जाएगा और जिंक पर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। तो यहाँ पर abundance of electrons, millions of electron particles will be there। और हाइड्रोजन आयन जाएगा कॉपर प्लेट के पास, इट विल गो टू द कॉपर प्लेट, द H+ आयंस विल गो टू द कॉपर प्लेट and it will take charges, positive electrons from copper and form hydrogen around it. So the copper plate will come at positive potential, that is high potential। copper plate में high potential आ जाएगा। यानी अभी देखिए यहाँ बैटरी का कनेक्शन मैंने नहीं दिया है तो ये रेडी है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया हुआ, यानी शो इट इज़ लाइक अभी रुकी रुकी सी जिंदगी है, अभी रुकी रुकी सी जिंदगी। इलेक्ट्रॉन जिंक के पास बैठा हुआ रेडी है जिंक प्लेट पर जाने के लिए, कॉपर प्लेट रिसीव करने के लिए रेडी है, चीफ गेस्ट हमारे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे हमारे तरफ, बट बीच में तो रास्ता नहीं है। तो क्या होगा, अब क्या होगा, अभी रुका रहेगा। इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। आपके जितने भी सेल या बैटरी आप जब निकाल लेते हैं तो इसी स्थिति में रहते हैं कि इलेक्ट्रॉन रहता है उसके नेगेटिव टर्मिनल पर, लो पोटेंशियल पर, और प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है पॉजिटिव टर्मिनल पर। बस बैटरी रेडी रहता है। अब जैसे ही जिन चीज़ों में इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है उनको कहते हैं कंडक्टर्स, उनको कहते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स सॉलिड हो सकते हैं, मेटल वायर हो सकते हैं, लिक्विड भी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और सर्टेन प्लेसेस में अदर स्टेट्स भी करेंगे, बट वी विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग टू द मेटालिक कंडक्टर एट प्रेजेंट एंड द लिक्विड कंडक्टर। सो मेटालिक कंडक्टर में क्या होगा, जैसे ही हम लोगों ने ये बल्ब लगाया हुआ, हम जैसे ही इसको जोड़ देंगे कनेक्शन, तो जिंक से इलेक्ट्रॉन चलने लगेगा। रुकी रुकी सी जिंदगी अब क्या हो गया, झट से चल पड़ी। सारे गाने जो है वो फिजिक्स के टीचरों ने लिखा है, isn't it? जब आपका सेल नहीं कनेक्टेड रहता कंडक्टर से बाहर से और किसी अप्लायंस से, तो वो रुकी रुकी से ज़िंदगी है। एंड देन व्हाट हैपन, जैसे ही तो कनेक्ट होता है तो झट से चल पड़ी और ये बल्ब ग्लो करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग। सो पोटेंशियल डिफरेंस का दो डेफिनेशन आपको समझना पड़ेगा। पहला तो ये अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। दूसरा है पोटेंशियल डिफरेंस इज द electrical state of a system which also determines from which direction to which direction the current will flow। इलेक्ट्रॉनिक करंट हमेशा नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर बहता है, और कन्वेंशनल करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो रक्षित, आर्या, चिन्मय, all of you are listening, I think so, and I think so you are attending, Yuvraj, Arnav, you all are listening to this, so I feel that you have understood this। so potential difference के बारे में तो समझ गए हम लोग। अब इलेक्ट्रॉन के फ्लो के बारे में समझना है। इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है, यानी पहले मेटल्स में तो ऐसे भी हम जानते हैं बाय केमिस्ट्री की रैंडम मोशन में रहते हैं पार्टिकल्स, बट और मेटल में इलेक्ट्रॉन्स लूजली हेल्ड होते हैं, दे आर मेड टू मूव। तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट होगा, एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करने लगेगा, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेगा। और कुछ सिंबल्स भी धीरे धीरे सीखिए। ये इतना बड़ा बैटरी बनाने से अच्छा है कि वी मेक अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल विल बी स्मॉलर एंड थिक एंड पॉजिटिव। सो दिस इज द सेल, ये सेल है हमारा, और ये जो है ये कंडक्टर है, और हम बल्ब को एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बना देते हैं। तो अब इजी हो गया हमारा। हमको मन करेगा तो हम एक स्विच लगा देंगे। अभी स्विच जो है, अगर इसमें डॉट नहीं है तो ये ओपन है, यानी बिजली बह नहीं रही है, यानी अभी टर्मिनल्स कनेक्टेड नहीं, और यहाँ डॉट लगा देंगे तो बिजली बहेगी। सो दिस इज द सेल, दिस इज द स्विच, दिस इज द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, एंड द करंट डायरेक्शन विल ऑलवेज शो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव बड़ा वाला जो लाइन है वो खींचेगा, इसमें आपको केयरफुल रहना। तो इलेक्ट्रॉन्स बह रहा है, इस पार्ट को मान लीजिए हमने इसको काट के यहाँ निकाल दिया, दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन और ड्रिफ्ट कर रहा है हमारे इमेजिनेशन में। ऑलराइट, सो अब कितना इलेक्ट्रॉन बह रहा है, मान लीजिए 10 मोल, 5 मोल इलेक्ट्रॉन बह रहा है, तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कितना कूलम्स बह रहा है। तो अगर हमने यहाँ नोटिस किया कि 100 कूलम बह रहा है पर 5 सेकेंड्स, तो बड़ा सिंपल है। करंट का हम लोगों ने फार्मूला भी निकाला था कि 100 कूलम 5 सेकेंड्स में, तो 100/5 दैट इज 20 एम्पियर्स का करंट, यानी या 20 कूलम्स पर सेकेंड और कूलम्स पर सेकेंड और
एम्पियर यूनिट होता है इलेक्ट्रिक करंट का। मिली एम्पियर का वर्ड भी आप सुनेंगे कभी कभी। मिली का मतलब नॉर्मल, जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी जानते हैं, 10⁻³ तो 1 मिली एम्पियर का मतलब अब क्या समझते हैं? 1 मिली एम्पियर विल बी इक्वल टू 1 मिली एम्पियर विल बी इक्वल टू 1 एम्पियर का 1000वां भाग, दैट मीन्स 10⁻³ एम्पियर्स। माइक्रो भी आप जितना आगे अपने दिमाग को ले जाइए माइक्रो हो जाएगा 10⁻⁻6 एम्पियर। सो यहाँ तक हम लोगों की बातें समझ में आई होगी आपको। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी हैव लर्नड। सो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम लोगों ने अभी ये जाना। एक नज़र आप बोर्ड पर डालेंगे, मैं हट जाता हूँ। ओके, सो यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर। अभी तक हम लोगों ने सीखा करंट के बारे में। हम लोगों ने सीखा करंट का क्वालिटेटिव डेफिनेशन है फ्लो ऑफ चार्जेस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ कंडक्टर विच इज हैविंग potential difference, and charge in coulombs flowing per unit time is called current and on its unit is ampere. So बीच बीच में आप लोग एक साइड में हमेशा नोट बनाते रहिए और यूनिट पर बड़ा ध्यान दीजिए। जैसे कि चार्ज का यूनिट क्या होगा? यस, चार्ज का यूनिट कूलम्ब्स। ओके, करंट का यूनिट एम्पियर्स, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल का वोल्ट्स, इलेक्ट्रिकल वर्क डन का जूल्स, वोल्ट का दूसरा यूनिट जूल्स पर कूलम, लाइक दैट। एंड फार्मूलाज को हम लोग अपने साइड में लिखते जाएंगे। अभी तक तो ये बातें वी हैव अंडरस्टूड टिल हियर। सो हैव अ वेरी नाइस grip on what we are studying. You can rewind and see also. Now we are coming to the video 4 part. It was good to recall what we have learned. Now we have come to a good part, and now we are going for another way. Suppose I have a 6 volt battery and current is flowing through it. So 6 volt battery. So 6 वोल्ट का बैटरी है। सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया भाई, किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट बहेगा हमें पता चल जाएगा, और किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन इलेक्ट्रॉनिक करंट बहेगा। ये हमेशा ये जो बैटरी का प्लस है उस साइड से कन्वेंशनल करंट बहेगा नेगेटिव की तरफ। ये तो पहली बात हो गई। दिस इज व्हाट इज द फर्स्ट थिंग। नाउ सपोज यू माइट हैव नोटिस्ड, कभी कभी घर में ऐसा सिचुएशन प्रैक्टिकली होता है कि वोल्टेज हाई हो गया। वोल्टेज हाई का मतलब हो गया डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में एक जगह अबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक जगह स्केर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसका डिफरेंस ज़्यादा है, तो तेज़ी से करंट बहने लगे। यानी अगर हम 6 वोल्ट से 12 वोल्ट कर दें तो करंट की स्पीड बढ़ जाएगी, यानी बल्ब ज़्यादा कस के ग्लो करने लगेगा। तो then what happens? That means the more the voltage, the more is the current. So इसको Ohm gave this law, Ohm's law. Ohm uncle ने law दिया, and he said, Ohm's law, he said the rate of flow of electric current is directly proportional to the potential difference across the terminals of the conductor. हाँ, अब कोई बच्चा बहस कैसा कर सकता है? अगर मैंने कहा कि भाई, अगर मैंने कहा कि यहाँ पर जो है 6 वोल्ट का बैटरी और फिर 12 वोल्ट का, लेकिन बीच में मैंने तार बदल दिया या टेम्परेचर वगैरह बदल दिया, तो ओम सेड इन his initial statement that keeping the physical conditions the same, the rate of flow of electric current is directly proportional to the potential difference across the terminals of a conductor. Keeping the physical conditions the same, the rate of flow of electric current is directly proportional to the potential difference across the terminals of a conductor. So Ohm's law का स्टेटमेंट आप बुक से देख के सुंदर से नोट्स बना लीजिए उसको, या मेरे डेफिनेशन को रिवाइंड कीजिए। तो ये उन्होंने कहा। बट यू नो, जब भी हम कोई फिजिकल रिलेशंस को प्रोपोर्शनलिटी के रूप में रखते हैं, तो इक्वल लाने के लिए कोई फैक्टर गवर्न करता है उस प्रोपोर्शनलिटी को। यहाँ पर जो फैक्टर गवर्न करता है वो रेसिस्टेंस, V is equal to IR, R is the resistance of the conductor. It is a constant resistance of conductor. इसका यूनिट
R इज इक्वल टू रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, इट्स अ कांस्टेंट। इसका यूनिट होता है ओम, इसको डिनोट R से करते हैं, इसका यूनिट को डिनोट ओम, और उसके यूनिट को लिखते हैं ऐसे भी। सो रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस क्या है? देखिए, अगर जब इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, सो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इज लाइक किसी स्कूल की छुट्टी हो रही है और बच्चे जो है अगर जा रहे हैं बाहर, अब एक बच्चे का टिफिन छूट गया तो वो बच्चा वापस जाएगा, तो इट हैज़ टू फेस ऑल द चिल्ड्रन कमिंग डाउन। तो किसी भी मैटर में जो मूवमेंट होता है पार्टिकल का, वो रैंडम मूवमेंट होते रहता है। उसमें एक नया कॉन्सेप्ट आपने इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉन का एक डायरेक्शन में फ्लो करा दिया, बट इलेक्ट्रॉन तो फ्लो करेंगे, बाकी दूसरे पार्टिकल्स भी होंगे, मॉलिक्यूल्स हैं, एटॉम्स हैं, आयन से जो मूव कर रहे हैं रैंडम मोशन में, तो इलेक्ट्रॉन्स उनसे टकराते हुए निकलता है। अब ये डिपेंड करता है कौन सा स्कूल का में बच्चों की डेंसिटी या बच्चों के नंबर्स ज़्यादा हैं, तो सेम चीज़ें में स्कूल अगर डिफरेंट हैं तो और पैसेज डिफरेंस है, तो बच्चे को डिफरेंट तरीके का रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। तो हर केस में उसको अलग अलग रेसिस्टेंस हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम गोल्ड वायर लेते हैं, अगर हम आयरन वायर लेते हैं, अगर हम कॉपर वायर लेते हैं, तो हर का मेकअप अलग अलग है, हर का स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस अगर कनेक्ट कर देते हैं, तो अलग अलग रेसिस्टेंस के कारण करंट का फ्लो इफेक्ट होगा। So resistance will depend on number one, nature of material, and resistance is what? Resistance is a property of a conductor to oppose the flow of current. Resistance word is that the resistance is property of a conductor to oppose the flow of current. मान लीजिए गोल्ड वायर है, इधर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो गोल्ड वायर के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स से वो टकराते हुए निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, तो रेसिस्टेंस एक ऑफर होगा। दैट्स वाई द वायर्स ऑलवेज गेट्स हीटेड अप व्हेन करंट फ्लोज, देन देयर इज अ बेसिक थिंग टू अंडरस्टैंड क्यों ऐसा क्या हो रहा है। आप अपने से सोचिए, गर्म क्यों हो जा रहा होगा? तो पक्का है कि इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा होगा, किसी भी वायर का जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स टकराते हुए निकल रहा है किसी जिस कंडक्टर में बह रहा है उसके पार्टिकल से। तो ये चीज़ आपने समझा। सो गोल्ड के लिए अलग रेसिस्टेंस होगा, थोड़ा कम होता है, रेसिस्टेंस ऑफ आयरन विल बी लिटिल हायर, लाइक दैट। सो रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, इफ आई राइट डाउन, रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, नंबर वन। नंबर टू, रेसिस्टेंस विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द लेंथ। अब आप सोचिए ना, आपको लंबा पैसेज जाना, आपका क्लास दूर है और सेम थिकनेस से जाना है, तो आपको ज़्यादा रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। दूसरा बच्चा का क्लास आपसे पहले है तो उसको कम रेसिस्टेंस सामना करना पड़ेगा। तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। द लॉन्गर अ वायर ऑफ सेम थिकनेस, रिमेंबर दिस, थिकनेस मेंटेन करना, द लॉन्गर द वायर प्रोवाइडेड, इफ यू आर कंपेयरिंग द टू वायर्स, दोनों सेम मटेरियल का और दोनों का अगर थिकनेस सेम है, सपोज दोनों गोल्ड वायर आपने ले लिया, तो सेम थिकनेस का वायर है गोल्ड का, तो इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। दैट इज़ वाई किसी चीज़ का अगर रेसिस्टेंस बढ़ाना है, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का बना रहे हैं और उसका रेसिस्टेंस बढ़ाना है, तो आपको तार लंबा करने से काम चलेगा। दैट इज़ वाई हीटिंग डिवाइसेस को ऐसे आप देखिएगा रोल किया हुआ। इट इज़ नॉट दैट दे आर लाइकिंग अस और हमको हमारा चेहरा उनको बहुत अच्छा लगता है तो ज़्यादा वायर देते हैं। नहीं, जो हीटिंग रॉड होता है उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट भाई, कि जितना लंबा वायर उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस। और नेचर ऑफ मटेरियल भी आप देखिएगा, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉइल है, जो हीटिंग रॉड होता है, उसका जो कॉइल है ऐसे से करके जो ग्लो करता है रेड होके, जो विंटर्स में हम लोग देखते हैं, वो और डिफरेंट मटेरियल का भी होगा और वो सर्कुलर ऐसे टर्न्स में होगा, तो ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगा ना अगर बिना वजह के उसको दे रहा है। तो देयर मस्ट बी सम रीज़न क्या है कि जितना लंबा वायर होगा उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा अगर सेम थिकनेस का। और दूसरा चीज़ है, दिस इज कमिंग अंडर व्हाट डज रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी अगर आप सेम लेंथ का 2 वायर गोल्ड का ले रहे हैं या आयरन का ले रहे हैं सेम लेंथ का, तो जो थिकर वायर होगा उसमें रेसिस्टेंस
कम हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इन दोनों को अगर हम कनेक्ट कर दें देन अगेन विल गेट R इज इक्वल टू रो L बाय A। तो सबसे पहला चीज तो आपके दिमाग में क्वेश्चन है, आप सर आपने कहा रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो क्या रेजिस्टेंस हर वायर का कांस्टेंट होता है? अगर तो सबसे पहले अगर डिफरेंट वायर्स है तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होगा, यानी सेम वायर के लिए रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो सकता है। किस स्थिति में? जब सेम वायर हम लोग लेते हैं, सेम लेंथ का लेते हैं और सेम थिकनेस का लेते हैं, तो रेजिस्टेंस सेम हो जाएगा। Resistance of the same wire of same length, resistance of the same wire means wire made of same material of same length and same area of cross sections will be constant, but as soon as the length will change, resistance will change। अगर हम एक 5 मीटर लंबा सेम थिकनेस का आयरन वायर लें जिसका रेसिस्टेंस 10 ओम है, तो 10 मीटर लंबा वाला का रेसिस्टेंस डबल हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा। अगर सेम थिकनेस है तब और आयरन वायर है तब, सेम मटेरियल है तब। यानी अगर किसी एक ही मटेरियल के वायर को आप लीजिए 3 डिफरेंट लेंथ के, लेकिन तीनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो 3 डिफरेंट लेंथ लीजिएगा तो जो सबसे लंबा वाला होगा उसका रेसिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा और जो सबसे कम वाला होगा उसका रेसिस्टेंस सबसे कम होगा। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस चीज़ को आपको जानना है। अब देखिए अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके अगर हम एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डालते हैं तो इसको कहते हैं रेसिस्टिविटी। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, रेसिस्टिविटी। सबसे इंपॉर्टेंट, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेसिस्टिविटी, व्हाट इज रेसिस्टिविटी अगर कोई पूछेगा आपसे, तो रेसिस्टिविटी का मतलब होता है कि अगर हम L लेंथ को 1 ले लें, 1 मीटर लंबा वायर और 1 मीटर स्क्वायर चौड़ा वायर, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कहीं हम एक क्यूब ले लें, एक क्यूब ले लें जिसका एज 1 मीटर है, तो R इज इक्वल टू रो 1 बाई 1, यानी R विल बी इक्वल टू रो, R विल बी इक्वल, मैं फॉर्मूला यहाँ बैठाता हूँ 1 बाई 1, सो R विल बी इक्वल टू रो। सो रेसिस्टिविटी का डेफिनेशन हमें मिल गया। रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस ऑफ अ क्यूब ऑफ, रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस बिटवीन अपोजिट फेसेस ऑफ अ क्यूब ऑफ गिवन मटेरियल हुज एज इज 1 मीटर।